कहते हैं कि हर शिकारी एक वक्त में खुद शिकार भी रहा है, लेकिन कुछ शिकारी ऐसे होते हैं जिन्हें कुदरत खुद चुनती है, इंतकाम के लिए, इज्जत के लिए और खून के कानून के लिए। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की जहां यूचा प्राइम नाम के सियारे पर शिकारी पैदा नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें आग, हथियार और खून की बू से गढ़ा जाता है। वहाँ लड़का तब तक शिकारी नहीं बनता जब तक वो अपना पहला शिकार मारकर घर न लाए, वरना हमेशा के लिए उसे भुला दिया जाता है। फिल्म का स्टार्ट एक मिस्टीरियस दुनिया यानी एक ऐसे सियारे से होती है जिसे यूचा प्राइम कहा जाता है। आसमान में एक स्पेसशिप घूम रहा है। उसी शिप के अंदर एक खौफनाक लड़ाका कोई अपने भाई डिक को तलाश कर रहा है। वो शिप के अंधेरे में से गुजरता है, कदमों की आहट गूंजती है और अचानक एक जगह रुक जाता है और उसके सेंसर कुछ महसूस करते हैं जैसे कोई यहाँ छुपा हुआ हो। कोई घूर कर देखता है और फिर मुस्कुराता है, डिक तू छुपने में अभी कमजोर है। अगले ही लम्हे अचानक डिक एक जादुई चादर के नीचे से हमला करता है। दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, धमाकों की आवाजें गूंजती हैं और डिक गुस्से में कहता है कि मैं कमजोर नहीं रहा, लेकिन कोई आसानी से उसके तमाम वार रोकता है। एक झटके से उस जमीन पर गिराता है और उसे खाई में धकेल देता है। डिक जख्मी हालत में दोबारा ऊपर आता है और सीना तान कर कहता है कि मैं दोबारा तैयार हूँ, अब मैं एक सच्चा यूचा हूँ। मगर कोई उसे देखकर कहता है कि अभी नहीं, तुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये कहकर वो मुड़ता है और चला जाता है। कुछ देर बाद डिक शिप के एक हिस्से में पहुंचता है जहाँ एक छोटा सा खिलौना रखा है, वही खिलौना जो कोई ने बचपन में उसे दिया था। कोई मुस्कुराकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम्हारा अपना स्पेसशिप, लेकिन याद रखो किसी कबीले का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें शिकार लाना होगा, वरना कभी वापस मत आना। डिक के चेहरे पर जोश और गरूर साफ झलक रहा था। उसने कहा कि मैं अपने शिकार के लिए निकलूंगा। उसी दौरान कोए के सेंसर एक और सियारे को पकड़ लेते हैं, एक खौफनाक जिसे जीना या डेथ प्लेनेट कहा जाता है, वो जगह जहाँ काल्चिक नामी एक मखलूक रहती है। कोई चौंक कर कहता है कि वहां जाना मौत को दावत देना है, लेकिन डिक कहता है कि मैं काल्चिक को मारूंगा। मेरा बाप समझता है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन अब मैं साबित करूंगा कि मैं उनका बेटा हूँ। उसी लम्हे स्पेस में एक और शिप एंटर होता है जिसमें उनका बाप होता है, जो बेरहम शिकारी है। वो भारी कदमों से आगे बढ़ता है और गुर्राकर पूछता है कि डिक अभी तक जिंदा क्यों है? मैंने कहा था इसे खत्म कर दो, वो हमारे कबीले की कमजोरी है। कोई खामोश रहता है। बाप गुस्से में डिक को जाल में फंसाता है जो नीली रोशनी से लिपट जाता है। कोई हुक्म मान, उसे मार दो। कोई धारदार अपनी तलवार उठाता है। अगले ही लम्हे वो डिक को आजाद करके स्पेसशिप में धकेल कर उसे बंद कर देता है। बाप गुस्से में चीखता है। कोई कहता है कि मैं अपने भाई को नहीं मारूंगा और फिर बाप और बेटे में एक जंग शुरू हो जाती है। बाप के पास जादुई ताकतें हैं, वो गायब होकर हमला कर सकता है। कोई पूरी ताकत से मुकाबला करता है, मगर बाप उसे जेर कर देता है। शिप के अंदर डिक अपनी आंखों से बाप को और अपने भाई को जख्मी करते मारते हुए देख रहा है, मगर कुछ नहीं कर सकता। फिर कोई एक रिमोट उठाकर स्पेसशिप को जीना प्लेनेट की तरफ रवाना कर देता है। अगले ही लम्हे बाप का वार उसे गिरा देता है और कोई मर जाता है। स्पेसशिप बादलों में गायब हो जाती है। डिक शिप में बेहोश पड़ा होता है। कई घंटे गुजर जाते हैं। अचानक पत्थरों की बारिश शिप की दीवारों से टकराने से डिक जाग जाता है। नीचे सारा जीना दिखाई देता है। स्पेसशिप हवा में दाखिल होते ही एक हमले का शिकार हो जाती है और जंगल में जाकर तबाह हो जाती है। डिक जख्मी होकर जमीन पर गिरता है। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि कोई, मैं तेरे लिए वापस आऊंगा। वो अपने हथियारों की जांच करता है, तेज ब्लेड और हाई एनर्जी वाली गन्स को तैयार करता है, लेकिन उसी लम्हे आसपास के दरख्तों की जड़ें हरकत करने लगती हैं और जमीन हिलने लगती है। डिक फौरन अलर्ट हो जाता है, मगर जड़ें अचानक उस पर हमला कर देती हैं। वो बचने की कोशिश करता है, मगर एक जड़ उसकी टांग लपेट लेती है। वो तेजी से अपनी तलवार निकालता है और जड़ को काट देता है। वो बामुश्किल अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है। उसके सामने अब जीना का खौफनाक जंगल फैला हुआ है, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज कातिल है। डिक अपनी जख्मों पर पत्ते बांधता है और आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे दर्जनों जानवरों के ढांचे नजर आते हैं, यहाँ तक कि पौधे भी गोश्त हो रहे हैं। कुछ आगे जाकर वो एक इंसानी लड़की को देखता है जिसका नाम थिया है, जो घनी झाड़ियों में फंसी हुई है। वो मदद के लिए पुकारती है, मगर उसी लम्हे एक पत्थर उड़ता है और आसपास के पौधे उस पर हमला करने लगते हैं। थिया कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन डिक गरूर से कहता है यूचा अकेला शिकार करता है और खुद ही पौधों से लड़ने लगता है, मगर एक पौधा उसके इस बाजू को छू लेता है और उसके जिस्म में जहर फैलने लगता है। चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। थिया बार बार कहती है कि मेरी मदद करो। डिक एक चाकू उसकी तरफ फेंकता है और खुद जमीन पर गिर जाता है। उसी लम्हे एक मॉन्स्टर उस पर झपटने लगता है ताकि उसे खाया जा सके, मगर थिया फायर करके उसे मार देती है और डिक बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब वो होश में आता है तो देखता है कि थिया उसके जख्म बांध रही है। वो पूछता है, तुम्हारे पाँव कहाँ गए? थिया कहती है कि मुझे बनाया गया है, मैं इंसान नहीं,
मैं एक एक्सपेरिमेंट एंड्रॉइड हूँ। मुझे विया नाडो यूटानी कंपनी ने यहाँ रिसर्च के लिए भेजा था। इंसान सियारे पर जिंदा नहीं रह सकते मगर मैं रह सकती हूँ। यहाँ पहले भी कई याओचा आए हैं मगर सब कालचिक के हाथों मारे गए। डिक चौंक जाता है। वो कहती है कि मैंने कालचिक को देखा है, मैं तुम्हें उसके ठिकाने तक ले जा सकती हूँ लेकिन वादा करो कि तुम मुझे साथ ले जाओगे। डिक कुछ लम्हे सोचता है और फिर सर हिलाकर कहता है ठीक है। अब उन दोनों का सफर शुरू होता है। एक शिकारी और एक मशीनी लड़की एक ऐसे सियारे पर जहाँ जिंदगी खुद मौत की एक शक्ल है। डिक और थिया एक बार फिर सफर शुरू करते हैं। सामने एक अंधेरा, काइयों से ढका हुआ जंगल और चारों तरफ वहशी आवाजें। हवा में जहर घुला हुआ लगता है। थिया आगे चलते हुए कहती है कि ये जगह प्रीडेटर के लिए नहीं बनी, यहाँ पौधे भी दुश्मन है। डिक खामोश रहता है और अपने मास्क के सेंसर ऑन करता है। वो एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह लेते हैं। थिया हल्की आवाज में कहती है कि 2 साल हो गए हैं मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मेरा मिशन था कि मैं सियारे की हवा का एक्सपेरिमेंट करूं मगर जब कालचिक ने हमला किया मेरे सारे साथी मारे गए। मैं एक साथी के साथ आई थी जिसका नाम टीसा है। वो मेरी बहन जैसी दोस्त थी। जब कालचिक यहाँ आया हम अलग हो गए। मैं अब भी मानती हूँ कि वो जिंदा है। दूसरी तरफ टीसा वाकई जिंदा है। वो कई मील दूर एक लैब में आंखें खोलती है जिसके जिस्म पर जख्म है मगर वो मॉडर्न मशीन से खुद को रिचार्ज करती है। कंप्यूटर पर एक रिपोर्ट चल रही है। वो अपने होलोग्राम में देखती है कि थिया एक याओचा के साथ है। वो कहती है कि अगर वो जिंदा है तो वो मेरे रास्ते में है। इधर डिक भूख से कमजोर हो रहा है। तभी एक छोटा सा क्रिएचर उसके सामने आता है। उसके दांत चमक रहे हैं मगर आंखों में खौफ है। थिया कहती है कि इसे मत मारो, ये नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन डिक खामोशी से अपना चाकू निकालता है। वो छोटा क्रिएचर भागता है और डिक उसके पीछे दौड़ता है। वो दरख्तों के दरमियान कूदता है मगर एक फिसलन भरी ढाल से फिसलकर नीचे गिरकर बाल बाल बचता है। जमीन पर गिरते ही पीछे से घने पौधे झटके से हिलते हैं। डिक फौरन अलर्ट हो जाता है। छोटा क्रिएचर भी डर कर उसके पीछे छुप जाता है। अगले ही लम्हे एक मॉन्स्टर मोनोबिग अंधेरे से निकलता है जिसके 4 बाजू और 8 आंखें। वो दोनों पर झपटता है और अपने चिपचिपे बाजुओं से उसे जकड़ लेता है। थिया चीखती है और डिक अपना ब्लेड निकालता है मगर मोनोबिग का ग्रिप सख्त है। अचानक वो एक छोटा क्रिएचर मोनोबिग की आंख में काटता है और डिक मौका पाकर उसका बाजू काट देता है। तीनों जमीन पर गिरते हैं मगर मोनोबिग अब उनके पीछे दौड़ता है। जंगल में खून रेस दौड़ शुरू हो जाती है। आखिरकार डिक एक दरख्त से छलांग लगाकर मोनोबिग की कमर पर चढ़ जाता है। वो अपनी हाई एनर्जी वाली तलवार से उसकी रीढ़ की हड्डियां काट देता है और मखलूक धमाके से जमीन पर गिरती है। थिया आगे आकर कहती है कि तुमने बचा लिया हम दोनों को और शायद ये छोटा क्रिएचर भी तुम्हें बचा गया। वो मुस्कुराकर कहती है हम तीनों एक अच्छी टीम बन सकते हैं। डिक पहली बार हल्का सा मुस्कुराकर कहता है मुझे वो लम्हा ज्यादा पसंद आया जब मैंने उसका सर काटा। दूर स्पेस में टीसा को डिक के जहाज का सिग्नल मिल जाता है। वो अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचती है। अंदर जाकर देखती है कि याओचा के हथियार, मास्क और खून के निशानात हैं। सुबह होते ही डिक रवाना होने लगता है। थिया कहती है कि हम इसे पीछे नहीं छोड़ सकते, मैंने उसका नाम बर्ड रखा है। डिक सख्त लहजे में जवाब देता है। याओचा अकेला शिकार करता है। वो उसे छोड़कर चल देता है। चलते चलते वो एक झरने के पास पहुंचते हैं। नीचे चमकता हुआ पानी और वहां एक बड़ा सा दांत पड़ा है। डिक उसे उठाकर कहता है ये कालचिक का है। कुछ देर के बाद वो एक और वीरान मकाम पर पहुंचते हैं जहां हर तरफ लाशें, तबाहशुदा मशीनें और जले हुए इंसानों के ढांचे पड़े हैं। थिया रोककर कहती है ये मेरा बेस था जिसको कालचिक ने बर्बाद कर दिया। वो अपने पांव तलाश करती है जो वहीं गिरे पड़े होते हैं। उन्हें दोबारा जोड़कर कहती है कि अब मैं चल सकती हूँ। तेजी से थिया बोलती है डिक रुक जाओ, मैंने टीसा को मैसेज भेजा है, वो आ रही है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो कालचिक को कैद करना चाहती है, तुम्हें मारना नहीं। अगर वो पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। डिक गुस्से से पलटता है। वो मेरा शिकार है, कोई मुझे उससे नहीं छीन सकता। और वो वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है थिया के बेस पर कालचिक की मौजूदगी का इशारा मिलता है। जमीन हिलने लगती है। हवा में किसी बड़ी चीज के कदमों की गूंज आती है। थिया ने कान लगाए तो जमीन के नीचे से एक अजीब धड़कन सुनाई देती है जैसे किसी मखलूक का दिल धड़क रहा हो। अचानक बेस के करीब दरख्तों का एक एक करके गिरने लगते हैं। वो कालचिक था, वही मॉन्स्टर जिसे अब तक सब ख्याल समझते थे। उसका जिस्म लोहे और गोश्त का मिक्सचर लगता था। चमकती आंखें और जहरीला भाप उसके मुंह से निकल रहा था। थिया के हाथ कांपने लगते हैं। डिक ये आ गया, वो सरगोशी करती है। डिक ने अपने कंधे से लटकी हुई बंदूक उठाई और आहिस्ता से बोला आज कोई की मौत का बदला लिया जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा कालचिक ने एक चीख मारी, ऐसी चीख जो हवा को काट कर जिस्म के अंदर घुस जाती है। थिया ने कान बंद किए मगर डिक सीधा उसकी तरफ दौड़ता है। दोनों के दरमियान पहली टक्कर बिजली की तरह होती है। कालचिक ने अपने बाजुओं से हमला किया मगर डिक अपनी रफ्तार से बच जाता है और एक और वार उसके
बाजू को काट डालता है। खून नहीं निकलता बल्कि एक सब्ज धुआं निकलता है जो हवा में जहर फैला देता है। काल्सिक दोबारा हमला करने की कोशिश करता है। उसकी ताकत हैरानकुन थी। उसने डेक को पकड़कर दीवार से दे मारा था, मगर वो फिर भी उठ खड़ा होकर अपनी एनर्जी वाली जंजीर निकालकर काल्सिक के गिद्ध लपेट देता है और काल्सिक के सर पर छलांग लगा दी और एक ही वार में उसका सर काट दिया। मगर वो लम्हा आर्जी था। अगले ही पल काल्सिक ने खुद को दोबारा जोड़ लिया और डेक को एक ही वार में उड़ा दिया। उसी लम्हे हवा में एक नीली रोशनी चमकती है और एक स्पेसशिप उतरता है, यानी टीसा वापस आ चुकी थी। वो नीचे उतरती है, हाथ में हाई फ्रीजर ग्रेनेड होता है। उसने काल्सिक और डेक दोनों को तरफ देखा और कुछ लम्हों में वो चीज फेंक दी और लम्हा भर में सब कुछ बर्फ बन जाता है और काल्सिक डेक भी जम जाते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो डेक खुद को किसी लेबोरेटरी में पाता है। उसके हाथ जंजीरों से बंधे थे। सामने टीसा खड़ी थी जो कहती है, आखिरकार मैं तुम्हें काबू में ले आई। उसने अपनी आंखों पर हेलमेट लगाया हुआ था। डेक के दिमाग को स्कैन करने लगती है। दिलचस्प, तुम्हारे अंदर खौफ नहीं बस इंतकाम है। डेक ने गुस्से से कहा, मैं याओचा हूँ, मैं गुलाम नहीं बनूंगा। मगर टीसा ने जब उसे एक इंजेक्शन लगाया तो वो चीख पड़ता है। इसी दौरान एक दरवाजा खुलता है। थिया अंदर आती है और मगर उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। वो अब टीसा के कंट्रोल में थी। टीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम्हारी दोस्त अब मेरी कठपुतली है। उसने एक बटन दबाया और थिया के दिमाग में लगी चिप से रोशनी दी। टीसा ने कहा, हमारी माँ खुश होगी, हमने दोनों पकड़ ली है। डेक चीखता है, तुमने मेरे भाई को मारने वालों से बदतर काम किया है। लेकिन टीसा ने ध्यान नहीं दिया। वो अपने कंसोल पर कुछ दबाकर कहती है, इसका दिमाग बदल दो, हमें याओचा सिपाही चाहिए, दुश्मन नहीं। मशीनें शोर मचाने लगती हैं। डेक के जिस्म से बिजली के झटके गुजरते हैं। थिया के अंदर अचानक उसकी यादें वापस आने लगती हैं। वो चीखती है, टीसा ये हमारा मिशन नहीं था, तुम पागल हो गई हो। टीसा पलट कर कहती है, हमें जज्बात इसलिए दिए गए थे ताकि हम उन्हें तोड़ सके। हमारा मकसद काबू पाना है, मोहब्बत नहीं। डेक की आंखें बंद होने लगती हैं। थिया रोते हुए बटन दबा देती है। मशीन फट जाती है और डेक पानी में गिर जाता है। पानी के अंदर खामोशी थी। धुंध और मलबे के दरमियान डेक का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आता है। सांसें भारी, आंखें लाल, और मगर जिंदगी अभी बाकी थी। उसी वक्त उसके शिप के अंदर एक लाल रोशनी जलती है। वो घिसता हुआ अंदर जाता है और जैसे ही उसने कंसोल ऑन किया, सामने एक होलोग्राम चमकता है जिसमें कोए का मैसेज होता है, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं नहीं रहा, लेकिन ये याद रखना, याओचा कभी झुकता नहीं। अपनी ताकत साबित करो और क्लॉन को इज्जत वापस दिलाओ। डेक की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसने मैसेज के नीचे एक बॉक्स देखा। जैसे ही बॉक्स खोला, अंदर कोए की पुरानी आर्मर रखी थी जिस पर वोल्फ का निशान बना था। डेक ने वो आर्मर पहना और कसम खाई अब कोए की कुर्बानी जाया नहीं होने देगा। उसने जंगल में मौजूद हड्डियों, धात और पौधों के रेशे, उन एनर्जी वाले पत्थरों से नए हथियार बनाए। जब वो तैयार हुआ तो एक नया क्रिएचर जैसा लग रहा था, आधा शिकारी और आधा साया। रास्ते में उसे कुछ खून के निशानात मिलते हैं। वो जान जाता है कि काल्सिक का खून है और साथ में बर्ड के पांव के निशान भी, और वो फौरन सिमत पहचान जाता है। दूसरी तरफ टेसा के बेस में खौफनाक खामोशी थी, जबकि थिया कैदी थी और उसकी टांगें अलग कर दी गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, डेक अगर तुम जिंदा हो तो जल्दी आओ। उसी लम्हे उसके सेल की लाइट झिलमिलाती है और उसकी टांगों पर लगे सेंसर चमकने लगते हैं। डेक ने उन्हें दूर से रीएक्टिवेट कर दिया था। टांगें जिंदा हो गई थी और गार्ड की तरफ बढ़ी और शोर मच गया। फौजी समझे कि हमला हो गया है। खामोशी से साई की तरह डेक अब बेस के अंदर इंटर हो चुका था। पहला गार्ड मुड़ा तो उसके गले पर धात की तार लिपटी और एक ही झटके में हड्डी टूट गई। दूसरा आगे बढ़ा तो डिक ने अपनी नई ब्लेड उसके सीने में घोंप दी। बर्ड जो अब बड़ा और ताकतवर हो चुका था उसके साथ था। वो दोनों एक एक सोल्जर को चीर कर रख देते हैं। फिर थिया के सेल का शीशा टूटता है और उसकी टांगों ने खुद ब खुद उसे अंदर से निकाल लिया। यह चीख कर बोली, डेक तुम जिंदा हो? डेक ने जवाब दिया, मरने का वक्त अभी नहीं आया। अंदर टीसा अपने एक्सपेरिमेंट की आखिरी तैयारी कर रही थी। काल्सिक जो बर्फ में जमा हुआ था अब एक बड़े शीशे के सेल में बंद था। थिया ने कंसोल खोलकर डेटा देखा और चौंक गई। डेक वो काल्सिक नहीं, वो उसकी माँ है। डेक ने चौंक कर कहा, तो बेड उसका बेटा है। थिया ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है। टीसा उसे लॉन्च करने वाली है। जैसे अलार्म बजे उसने हमला शुरू कर दिया। गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। डेक एक के बाद एक सोल्जर का सफाया कर रहा था। उसके वार इतने तेज थे कि कैमरे तक धुंधले पड़ गए। जब बर्ड चीखे मारता हुआ अपनी माँ की तरफ दौड़ रहा था, टीसा एक बड़ी मशीन में बैठ जाती है और मशीन से लेजर बीम चलाकर रॉकेट फायर करती है। धमाके से पूरा बेस हिल जाता है। डेक ने मशीन के नीचे से हमला किया, तारों को काट दिया, मगर वो फंस जाता है। टेसा और एक और हमला करके उसके आर्मर को तोड़ डालती है। इधर डेक आखिरी चाल चलता है जिससे वो मशीन के ऊपर छलांग लगाकर तारें
बाहें खींचकर खोल देता है। गुस्से में चीखता हुआ अचानक कालचिक बर्फ तोड़कर बाहर निकलता है और टीसा पर हमला कर देता है। टीसा एक आखिरी फ्रीज बम फेंकती है मगर डिक खुद को टीसा के सामने ले आता है, लेकिन कालचिक बम तोड़कर मशीन को चीर के रख देता है। टीसा चीख के साथ मर जाती है और डिक जख्मी हो जाता है। वो रेंगता हुआ कालचिक के पास जाता है, वो उसे देखकर पुरसुकून हो जाता है। डिक आहिस्ता से उसके चेहरे को छुआ जैसे कह रहा हो कि शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया। बर्ड अपनी माँ के पास आता है मगर उसी लम्हे हवा में एक धमाका होता है। टीसा अभी जिंदा थी, उसने आखिरी फ्रीज डिवाइस चालू की जिससे कालचिक का जिस्म बर्फ बनकर फट कर बिखर जाता है। बर्ड चीखता हुआ अपनी माँ की राख के पास बैठ जाता है। टीसा ने गन उठाई, थिया की तरफ निशाना तान लिया मगर अगले ही लम्हे डिक पीछे से आकर एक वार में टीसा का सीना चीर देता है। बर्ड ने गुस्से में आकर टीसा का सर नोच कर फेंक दिया। सब कुछ खत्म हो जाता है। डिक ने बर्ड को सीने से लगाकर कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। वो तीनों वापस यूचा प्राइम पहुंचते हैं। जैसे ही वो वहां उतरते हैं, कबीले के सिपाही पीछे हट जाते हैं। सबके सामने डिक अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाप ने तंजिया कहा, तू वापस आ गया, वो कमजोर बच्चा जिसे मैंने मरने के लिए छोड़ा था। डिक ने खामोशी से एक थैला फेंका, थैले से कालचिक का सर जमीन पर गिर जाता है। कबीले में खामोशी छा जाती है। बाप ने गुस्से से कहा, मेरे सिपाहियों से मार दो। सिपाही आगे बढ़ते हैं मगर डिक अपनी ब्लेड निकालकर एक ही झटके में सबको चीर डालता है। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा अंजाम हूँ। बाप अपने जादू से गायब हो जाता है, लेकिन डिक ने चालाकी से शिप के इंजन ऑन किए और धूल में अपने बाप के साये को देखकर सीधे सीने पर वार किया, जिससे बाप जमीन पर गिरकर आखिरी सांस लेते हुए बोला, मेरे बेटे, अब तुमने क्लॉन का हक हासिल कर लिया है। डिक ने नीचे झुक कर कहा, मैं अपना क्लॉन खुद बनाऊंगा। उसी लम्हे बर्ड आगे आया और अपने जबड़ों से उसके बाप का सर नोच लिया। डिक ने आसमान की तरफ देखा, कोई मैंने वादा पूरा किया। अचानक आसमान से एक और शिप उतरता है, अंदर से एक औरत निकलती है। थिया ने आहिस्ता से कहा, डिक, वो तुम्हारी माँ है। और फिल्म यहाँ एंड हो जाती है।